कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विद्यालय के अध्यापक श्री मनीष कनौजिया जी से चाहेंगे कि आप आए और माननीय प्रबंधक जी को बैज लगाकर उनका स्वागत करें। तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपकी ताली ही हमारे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने विद्यालय के अध्यापक गुलशन सर से अनुरोध करेंगे कि आप आए और हमारे अतिथि एसटी सर को बैज लगाकर स्वागत करें। विद्यालय के अध्यापक गुलशन सर। कार्यक्रम की इसी कड़ी में अब हम अपने विद्यालय के अध्यापक श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आप आए और हमारे अतिथि मोटिवेशन स्पीकर परम आदरणीय माननीय देशांक सर का बैज लगाकर स्वागत करें। परम आदरणीय बाबू अखिलेश कुमार मिश्र जी को बैज लगा करके सम्मानित करें। रमाकांत सर। मंगलम सर जी से हमारे स्वागत समारोह का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। हम आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारे द्वारा कहीं भी आपके स्वागत में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो विद्यालय के हमारे होनहार बच्चों की कमियों को समझते हुए आप उन्हें क्षमा करेंगे। विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। आगे के कार्यक्रम को अब हम आप लोगों को यह कार्यक्रम आपके हाथों में देना चाहते हैं। आप सभी बच्चे एक बार अपनी तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें और उनसे प्रेरणा ले। मैं अब यह जिम्मेदारी अपने अतिथियों को देते हुए मोटिवेशन स्पीकर देशांक सर को समर्पित कर रहा हूँ। तो आप हमारे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। साथ में आपके इंडियन केमिस्ट सर भी हमारे बीच में हैं। आप लोग अपना जो भी जैसे भी है हम लोगों को प्रेरणा दे करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें हमारे बच्चों का, ताकि भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। खेतों को नाज मिले, बैलों को सानी, बिटिया को प्यार मिले, बेटे को काज, तवे को रोटी मिले और चूल्हे को आग। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिजनों का, प्रधानाचार्य जी का, सभी अध्यापक जन का हमदशम और हमारे साथ एसटी अली सर, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत करते हैं। थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाएं तो आज हम यहाँ पे 2-3 चीजें सीखने वाले हैं। इतना तो लास्ट तक ये सीख के जाएंगे आप कि आपके लाइफ का क्या मोटिवेशन है, आपके लाइफ का क्या लक्ष्य है। और आज आप उम्मीद के साथ ये हमसे वादा करके जाएंगे कि आज आप यदि मेरे साथ
3 घंटे का समय देते हैं, तो आपके लाइफ को बदलने की हम लोग एक विश्वास का एक मत लेके चलेंगे हम सभी लोग। और अंत में इतना तो सच्चाई है कि ज्ञान की एक नई जिज्ञासा आपके अंदर भरने का प्रेरणा हमारा रहेगा। और अंत में मैंने कहा ना, कुछ सीखना ही हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जिज्ञासा है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 2 वक्तव्य है आज की अभी शुरुआत के दौर में। पहला, भारत विज्ञान यात्रा क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, भारत के एक बड़े वैज्ञानिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा, सर को आमंत्रित करेंगे। फिर लास्ट में हम सभी लोग जीवन जीने की कला में सीखने का प्रयास करेंगे। इस धरती पे हम आए हैं तो शायद मुट्ठी बांध के आए थे, और जब जाएंगे मुट्ठी खोल के जाएंगे, और दुनिया में क्या छोड़ के जाएंगे ये सीख के आने वाले हम सभी लोग। इतना तो सच्चाई है, जब इस धरती पे हम आए थे ना, तो ये मुट्ठी बांध के आए थे हम सभी लोग, और जब जाएंगे मुट्ठी खोल के जाएंगे। तो इस धरती पे बस क्या छोड़ के जाना है, अपना नाम, अपना पहचान। पैसे की कोई कदर नहीं है, लेकिन अपना नाम, अपना पहचान ही बनाना है। आज हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। आओ शुरुआत करते हैं, भारत विज्ञान यात्रा क्या है। एक संकल्प था हम लोगों का, मेरा और सर का, और इसी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे 4था स्कूल है, 4 स्कूल में हम लोगों ने भ्रमण कर लिया। इस विज्ञान यात्रा का मकसद है भारत के कहीं ना कहीं जितने स्कूल्स हैं वहां पे जाना, और वहां पे जाकर के बच्चों को बताना कि साइंस से विज्ञान में छिपी हुई थ्योरी नहीं है। साइंस विज्ञान, जो विज्ञान है, किताब में लिखी हुई थ्योरी नहीं है, एक सिद्धांत नहीं है, एक ज्ञान नहीं है। विज्ञान हमारे जीवन के आसपास है। जैसे देखो, मैं ही से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, और हम लोग एक अच्छी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आवाज के तौर पे बात करूं मैंने आपसे कहा ना, भारत विज्ञान यात्रा क्या है। मैंने आपसे कहा बेटा, भारत विज्ञान यात्रा हम दोनों लोगों का एक संकल्प है कि भारत के हर एक कोने कोने में जाना, और जितने स्कूल्स हैं वहां पे जाकर के ये बताना कि विज्ञान बुक में लिखी हुई थ्योरी नहीं है, बुक में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है, बुक में लिखी हुई जानकारी नहीं है। विज्ञान हमारे आसपास जुड़ी एक कहानी है। जैसे देखो, मैं ये बात करूँ ना, मैं शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन से। जैसे देखो, मैंने कहा विज्ञान किताब में लिखी हुई चीज़ें नहीं है, विज्ञान हमारे आसपास हैं। जैसे देखो, मैं आपसे क्वेश्चन का डालूँ, ये पत्तियाँ हरी क्यों हैं? नॉर्मल सी बात है, बुक में लिखा है पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट पाई गई तो इस पत्ती का रंग हरा हमारा हो गया। फिर वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, सर ये जो पत्तियां हैं कभी कभी पीली हो जाती हैं, क्या रीजन है इस पत्ती का रंग पीला हो जाता है? तो ध्यान देना, क्लोरोफिल जो पिगमेंट था ये बदल गया जैंथोफिल में या कैरोटेनॉइड्स में। तो ये जैंथोफिल या कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल चेंज हो चुका है, तब पत्ती का रंग पीला हो चुका है। तो ऐसे ही कई सारे अनगिनत कहानियाँ हैं। जैसे देखो, यदि मैं ऐसी बात करूँ, सामने दिख रहा हो फ्लावर, उसका रंग सफ़ेद क्यों है? तो रीज़न निकल के आता है एंथोसायनिन पिगमेंट की कमी है। मैं एक क्वेश्चन शुरुआत कर दूं कि हमारी नाखून को काटने में पेन क्यों नहीं होता? नॉर्मल सा आंसर है, क्या चीज़? इसमें न्यूरॉन नहीं है। मैं ये बात करूं, ये हेयर्स क्या है, ये बाल क्या है? आपका जवाब आएगा कि ये बाल क्या है, एक मरा हुआ डेड सेल है। एक क्या है, ब्लड है। और ब्लड जो मर जाता है, आपको पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी 120 डेज, 120 दिन। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अब 120 दिन के बाद मरने के बाद ब्लड जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? ऐसे निकल के आता है, वो मरा हुआ ब्लड हमारा ये हेयर है, ये मरा हुआ ब्लड हमारा नेल है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान सिर्फ ना बुक में लिखी थ्योरी नहीं है। विज्ञान हमारा आसपास की वस्तुएं हैं जो हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान देना, विज्ञान के साथ जीना, अब विज्ञान के साथ अपने आप को समर्पित कर देना ही विज्ञान है। अपने आसपास जाओ ना, पूछो किसी से, तुम विज्ञान हो? जैसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन ही कर डालूं, ये जो आपके पास क्या है, पिलर दिख रहा है, ये क्या है, ये किससे बना है? तो बस 2 चीज़ें मिलकर बनी है, एनर्जी और मास से।
आपको पता है दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने माइंड का सिर्फ 0.01% यूज करके दुनिया का बहुत बड़ा समीकरण दे दिया था। नाम क्या था? E बराबर mc²। E क्या था? एनर्जी था। m क्या था? मास था। c क्या था? कॉन्स्टेंट था। दैट मीन्स दुनिया का हर एक पदार्थ सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक है एनर्जी और एक है मास। बेटा सिर्फ विज्ञान ना हमारी बुक में लिखी हुई चीजें नहीं है, विज्ञान हमारे आसपास में दिखने वाली हर एक वस्तु में साइंस है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे साइंस से डर लगता है, केमिस्ट्री बहुत डर लगता है। विश्वास मानो आज आपको साइंस में ना केमिस्ट्री आपके रगों में समाहित हो जाएगा। आज केमिस्ट्री को आप फील कर पाओगे कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट दुनिया में सबसे आसान हो ही नहीं सकता। ऐसा फील करके जाओगे आज सभी लोग। ध्यान देना, मेरा मकसद यही था, भारत विज्ञान यात्रा जो आपको ये थ्योरी दिख रहा है ना, टाइटल दिख रहा है ना, इसका यही मकसद था। स्कूल में जाना था और स्कूल में उन बच्चों को बताना था कि जो बच्चे डरते थे कि विज्ञान इतना डिफिकल्ट है, बुक में लिखी हुई थ्योरियाँ हैं, डार्विन क्या है, लैमार्क क्या है, ओपेरियन थ्योरी क्या है, ये सारी थ्योरी पढ़ पढ़ के बच्चे रटते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो विज्ञान हमारी थ्योरी नहीं है, विज्ञान हमारे आसपास जुड़ी हर एक घटना है। और इसी बात को समझाना हमारा क्या है, भारत विज्ञान यात्रा का एक मकसद था। और ये ध्यान देना, अभी हम लोगों का ये चौथा स्कूल है। अगला हमारा टारगेट रहेगा, हम लोग का अगला भी एक प्रोग्राम है RPIC खड्डा, हम लोग वहाँ भी करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे स्कूल से निकलना है। लेकिन ध्यान रहे, आपके बस आपकी मोटिवेशन का एकमात्र कारण होना चाहिए क्या चीज़? साइंस से दूर नहीं भागना है, क्योंकि साइंस ही आपके जीवन का एक लक्ष्य है। मैं कई सारी कहानी बताने वाला हूँ। जब केमिस्ट्री का प्रयोग हम लोग कर लेंगे तो कई सारी कहानियाँ, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो आपके लाइफ को आज खोल के रख देगा। ऐसी सी कहानियाँ हैं, जब उठ के जाओगे घर ना तो एक मोटिवेट लेके जाओगे, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ वो करके दिखाना है जो दुनिया में ना अब APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जो दुनिया में सत्या नंडेला ने किया था, जो दुनिया में बिल गेट्स ने किया था, जो दुनिया में सुंदर पिचाई ने किया था, जो दुनिया में आज मालूम है हमारे आनंद सर ने किया था। आनंद सर वही जिन्होंने सुपर 30 बैच बन गया था, ऋतिक रोशन की मूवी निकल के आई थी। वो सारी कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हम सभी लोग। तो आज का टारगेट मैंने कहा भारत विज्ञान यात्रा क्या था, तो मैंने आपसे कहा भारत विज्ञान यात्रा एक विज़न है, एक लक्ष्य है हम दोनों सर लोगों का कि स्कूल में जाना और स्कूल में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करना और ये बताना कि मालूम है विज्ञान सिर्फ बुक में लिखी हुई थ्योरी नहीं है, विज्ञान हमारे आसपास की वो सारी कहानियाँ हैं जिनको हम महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो पहला टाइटल को मैं फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम को भी लेकर चलना हम सभी लोगों को, बहुत सारी कहानियाँ सुननी है, बहुत सारी मोटिवेट होकर जाना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है आज यहाँ आए हो तो कुछ सीख करके जाना है, कुछ प्राप्त करके ही जाना है। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक वैज्ञानिक के ऊपर चर्चा करते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम लोग अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो 2 मिनट बस लूँगा आपका, एक छोटे से, क्योंकि हर एक सेमिनार का हम लोग का एक मोटिवेशन होता है। क्या होता है? हर एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताना, हर एक भारत के वैज्ञानिक के बारे में बताना। ठीक है, तो आज हम लोग एक वैज्ञानिक का नाम ले रहे हैं, क्या चीज़? उनका नाम है हरगोविंद खुराना। कहानी सुनिएगा, छोटी सी कहानी है हरगोविंद खुराना की, उनको अपने लाइफ में आप एब्जॉर्ब लेने का प्रयास कीजिएगा। हरगोविंद खुराना, शायद आप सभी बच्चों को पता है, जितने बच्चे 12th के बच्चियाँ होंगी या 12th के बच्चे होंगे या 10th वाले बच्चे होंगे, 10th और 12th में एक टॉपिक हमारा है, आपने पढ़ा होगा DNA और RNA, सबने पढ़ा है। अब DNA जो RNA हमारा होता है, DNA और RNA ये दोनों जेनेटिक मटेरियल्स हैं। मालूम है हरगोविंद खुराना वो इंसान थे, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार लैब में DNA बनाने का प्रयास किया। पता है, पहली बार लैब में DNA बनाने का प्रयास किया था। अब याद करो, यदि DNA लैब में बन जाए ना तो दुनिया में इंसान को पैदा कर दोगे तुम। ध्यान दीजिएगा, यदि हम लैब में DNA को बना देना, ध्यान देना, DNA क्या होता है आपको पता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो DNA होता है, ये DNA हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। हम सभी लोग के अंदर DNA है, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स के अंदर DNA है। यदि DNA हमारी बॉडी में है, दैट मीन्स हम जीवित हैं। और आपको पता है कि DNA हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और इसी DNA को हरगोविंद खुराना लैब में बनाना चाह रहे थे, लेकिन संयोग बस वो लैब में नहीं बना पाए।
लेकिन हाँ, डीएनए तो नहीं बना पाए, लेकिन डीएनए की जगह उन्होंने क्या बना दिया? आरएनए बना दिया। ध्यान देना, डीएनए तो नहीं बना, लेकिन डीएनए की जगह उन्होंने क्या बना दिया? आरएनए बना दिया। और आपको पता है कि डीएनए के जैसा ही आरएनए भी एक प्रकार का क्या जेनेटिक मटेरियल आपके पास है, मालूम है? ये भारत के वैज्ञानिक है। और पता है 1968 में आरएनए की खोज के लिए उनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया, नोबेल पुरस्कार। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दी जाती है। फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में एंड पीस के फील्ड में, 6 फील्ड में दी जाती है। और उन 6 फील्डों में से मेडिसिन के फील्ड में उनको मिला था क्या चीज़? नोबेल पुरस्कार। मालूम है, हरगोविंद खुराना ऐसे ही छोटे वैज्ञानिक नहीं थे। भारत में उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, इतने ज़्यादा रोल अदा किए हैं उन्होंने कि पूरे विश्व में मथाई के साथ, नीरेनबर्ग के साथ, ठीक है, होली के साथ अपना नाम इन्होंने पूरे 16 छड़ों में साथ, मालूम है, अपना नाम अमर करवा दिया। और वही हरगोविंद खुराना है कि उन्हीं के नाम पे मालूम है बायो में क्लास 12 का एक चैप्टर हमारा बनता है क्या चीज़? वंशागति का आणविक आधार। जिन बच्चों ने देखा होगा वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पूरे चैप्टर में हरगोविंद खुराना का नाम अवश्य आता है, ठीक है, जिन्होंने इतना ज़्यादा रोल अदा किया हो भारत को लेकर के। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाने का प्रयास किया और उन्हीं में हरगोविंद खुराना एक थे, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन अब लाहौर में पड़ता है पंजाब वो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आओ अब हम लोग केमिस्ट्री के प्रयोग देखते हैं। केमिस्ट्री के प्रयोग करने के बाद हम सभी लोग अपने लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियाँ, कुछ मोटिवेशंस जानने का प्रयास करेंगे। तो विश्वास मानिएगा, केमिस्ट्री आपके लाइफ में जो डर निकल के आता है, केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आता है, वो सारी जानकारी सर आपको फिर समझाएंगे। उसके बाद मैं आपके लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वेलकम करते हैं तौसीफ सर का कि वो आएँ और केमिस्ट्री की जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आपको बताएं और कई सारे प्रयोग आपको यहाँ कराएं। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री के जितने प्रयोग हैं यहाँ आप लाइव देखोगे। लाइव देखने के बाद ये प्रयोग आप अपने घर पे जा कर के ट्राई करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये पहले मैं एडवाइस देने का प्रयास कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के जितने प्रयोग आप यहाँ देखेंगे, देखने के पश्चात आप घर पे जा कर के, हाँ कुछ नॉर्मल्स हैं आप उनको देख सकते हो, लेकिन जो और थोड़ा सा हार्ड हैं, जो थोड़े से आपको लाइफ के प्रति थोड़ा सा मालूम है हानि दे सकते हैं, आप उनको घर पे जाके ना कीजिएगा। वेलकम सर। विद्यालय परिवार का जिन्होंने इस आयोजन को आज के दिन संचालित किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके विद्यालय के सर अखिलेश सर का, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है और हम लोग आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, मैं आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर और केमिस्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं बातें करूँगा तो मुझे लगता है आगे वाले बच्चों को देख के कि ये बोर हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग बातों पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे काम पे जाएंगे। और मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, बट एक विशेष रिक्वेस्ट मेरा आप सभी से ये है कि आप घर पे जाने के बाद इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो केमिकल्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे, अगर कहीं पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो ट्राई मत करिएगा, रिक्वेस्ट है। करेंगे क्या ट्राई? बिल्कुल मत करिएगा। अगर ट्राई करेंगे तो दिक्कत है। सपोज करिए यहाँ पे आप देख रहे हो तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक छोटी सी गलती खतरा हो सकता है, ठीक है। तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास 6 में तो बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होंगी, लेकिन अभी मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसे आप रिलेट कर पाओगे। क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे 12th? तो मेरे सवाल आपसे ही बनने वाले हैं, भागना नहीं, ठीक है। चलो आओ जरा बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का जो जनरल रोल है अपनी डेली लाइफ में वो हर जगह पे है। केमिस्ट्री हम हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे आप सुबह उठ करके ब्रश कर रहे हो, वहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ब्रश में जो पेस्ट आप यूज करते हो, टूथपेस्ट, क्या वो भी केमिकल से बनता है? क्या वो भी केमिस्ट्री है? आपको पता होगा, अगर आप 12th के बच्चे हो, वैसे सबको जानना चाहिए। आपको पता है आपके टूथपेस्ट आपके दांत को कैसे बचाते हैं? क्लास 12th का एक चैप्टर है सोल्यूशन,
उसके स्टार्टिंग में इसके बारे में एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। वो बताता है कि जो अगर आपका टूथपेस्ट है, अगर उसमें फ्लोराइड आयन के बारे में आप जानते हो, एलिमेंट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, वो कंसंट्रेशन उस साल्ट के अंदर, उस पेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर उसका कंसंट्रेशन 1 ppm से ज़्यादा हो गया तो भी दांत को दिक्कत है, 1 ppm से कम हो गया तब भी दांत को दिक्कत है। तो यानी कि केमिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। तो आइए ज़रा मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर डीप लेके चलता हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान ये देना है कि कुछ भी आपको घर पे ट्राई नहीं करना है, ठीक है। वैसे आप में से कितने लोग मैजिक में भरोसा रखते हो, जादू? कोई है जो जादू पे भरोसा रखता है? नहीं रखना, क्योंकि अभी जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम इसे केमिस्ट्री से रिलेट नहीं करेंगे तो सब कुछ एक जादू की तरह होगा। आओ ज़रा देखते हैं। मैं पानी को इंस्टेंट फ्रीज कर दूँ बिना किसी फ्रिज के, बिना किसी अदर इक्विपमेंट्स के, तो क्या ये मैजिक जैसा नहीं है? आओ करके देखते हैं। हाँ, लेकिन ये है, ये केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पानी को फ्रीज जो करना है वो केमिकल्स के थ्रू ही हम करने वाले हैं। वैसे केमिकल क्या है इसके बारे में प्रॉपर आपको बताने भी वाला हूँ। ये जो केमिकल है, अभी मैं नाम इसका आपको नहीं बता रहा हूँ, नाम थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और बहुत फेमिलियर हो आप सभी इसके बारे में, लेकिन आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा। इसका केमिकल नेम अगर मैं बात करूँ तो नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। क्या नाम है? सोडियम पॉलीएक्रिलेट। ये एक्रिलिक एसिड का एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर के बारे में आप नहीं जानते हो तो जानना, जब किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है, लाइक CH2 है, इसको हम एसिटिलीन कहते हैं, अगर उसके बॉन्ड को ब्रेक करके उसका हम चैन बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये एक्रिलिक एसिड का एक पॉलीमर है जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। और ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट पानी को तुरंत फ्रीज करके बर्फ़ बना देगा। आओ ज़रा देखते हैं। ये थोड़ा सा अमेजिंग हो सकता है आपके लिए। पानी आपके पास है, देखना मैं बीच में लाता हूँ ताकि आप देख पाओ। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लिया सोडियम पॉलीएक्रिलेट। नाम फिर से बोलो, क्या नाम है? ठीक है। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ और देखना तुम्हारा पानी जम जाएगा पूरा। अभी कुछ दिखा नहीं? वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक छोटा सा स्ट्रायर ले लेंगे जिसको हम इसको अच्छे से डिजॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब ये पानी आपका जम चुका है। ये मैजिक नहीं है, मैंने कहा आपको मैजिक पे भरोसा नहीं करना। ये प्योर केमिस्ट्री है। जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट है, इसकी प्रॉपर्टी आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। देखना चाहोगे? हाथ पे लेके देख सकते हो आप लोग। ये सबको तो मैं नहीं दे सकता पास आकर के, हाँ, लेकिन दूर से जरूर दिखा सकता हूँ कि ये जो वाटर था ये पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है। दिख रहा है? आप मेरे साथ आओ, इधर आओ, और आप मुझे बताओगे कि ये फ्रीज है कि नहीं। उठाओ, आ जाओ, डरना नहीं चाहिए। क्या फ्रीज हुआ है? पानी कैसा लग रहा है? बर्फ जैसा है? और मैं कहूं कि ये बर्फ नहीं है तो विश्वास करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं एक्चुअली बर्फ नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता है जिस प्रोसेस का यूज करके हम पानी को ऐसे इंस्टेंट बर्फ बना सकते हैं। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, बैठ जाइए, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सोडियम पॉलीएक्रिलेट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने वेट से 100 टाइम से लेकर 1000 टाइम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट अगर 1 ग्राम होगा तो ये 100 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। सोखने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो हमने जैसे इसके अंदर पानी मिलाया, सोडियम पॉलीएक्रिलेट डाला, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा, वाटर को सोखने लगा। और जब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद आपको ये स्लसी मटेरियल देखने को मिल गया, जिसे आप बर्फ़ कह रहे हो। यकीन मानो, मैं कोई सवाल है क्या उसके बारे में? हाँ, यकीन मानो, ये जो अभी आप देख रहे हो, मैंने जब देखा इंटरनेट पर तो मैं भी हैरान रह गया। बहुत सारे लोग इसे जादू बता करके लोगों से पैसे ले रहे थे। यकीन मानो, लोग उनके सामने अपने ऐसे सिर झुकाकर उनको प्रणाम कर रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी। इंटरनेट पर आप जाओगे तो मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्योर केमिस्ट्री है। अगर इसके बारे में आप जानते हो तो यूज कर सकते हो। हालांकि अगर मैं कहूँ कि आप डेली लाइफ में इसका यूज करते हो तो शायद आपने जिसके बारे में जानते होगे, आप लोगों ने वो छोटे बच्चों के लिए आता है पैड, आता है सैनिटरी पैड आता है, उसके बाद ये हगीज आता है छोटे बच्चों के लिए, देखा है ना? उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की, लिक्विड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो कभी ये नहीं सोचा कि उसके अंदर क्या यूज होता है? उसके अंदर यही यूज होता है, सोडियम पॉलीएक्रिलेट। ये 1 ग्राम 2 ग्राम उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद कितना हूँ पानी उसके ऊपर जाएगा, कितना हूँ लिक्विड जाएगा, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 5 ग्राम से ऊपर लिया था। मैंने इसके अंदर वाटर 250 ml ही डाला था, लेकिन अगर मैं इसमें 1 लीटर भी डालता तो 1 लीटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता।
जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम पॉलीएक्रिलेट। नाम तो नहीं भूलोगे, क्या नाम है? कहाँ का यूज होता है मैंने बता दिया। और पता है इसका यूज हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड का मतलब खेती करने में। आपको पता है खेतों में पानी सूख जाता है ना, लेकिन अगर ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट अगर खेतों में हम डाल देते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे पानी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब जो खेत है वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि एक पॉलीमर है और पॉलीमर थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं खेतों में। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल फील्ड में जैसा कि मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, सैनिटरी पैड का दिया, चाहे बेबी डायपर का दिया, वो सारे एग्जांपल में इसका यूज हम करते हैं। और ध्यान देना, ऐसा अगर कोई आपके सामने करता है तो प्योर केमिस्ट्री है। केमिकल का नाम क्या बोलोगे? सोडियम पॉलीएक्रिलेट। 1 ग्राम अगर ये है तो 100 से 1000 ग्राम तक पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो तो जलाने के लिए पहला चाहिए होता है फ्यूल। फ्यूल के बारे में आप जानते हो, कोई भी चीज़ जलने के बाद अगर एनर्जी रिलीज करती है तो उसको हम कहते हैं फ्यूल। दूसरा जरूरत होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तभी चीज़ें जलेंगी, नहीं तो नहीं जलेंगी। आपको पता होगा अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अगर 21% नहीं हो तो क्या चीज़ें जलेंगी? पॉसिबल है? नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ये भी तो सवाल करना चाहिए कि जो पटाखे आपके होते हैं, क्या उन पटाखों के अंदर ऑक्सीजन, तो फिर उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाता है? तो उसके अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर। तो यहाँ पे मैं जो ऑक्सीडाइजर यूज करने वाला हूँ वो है पोटेशियम नाइट्रेट। जो फ्यूल यूज करने वाला हूँ वो है उसे हम कहते हैं सुक्रोज, C12H22O11। और उसके साथ जो प्रोमोटर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है सल्फर। सल्फर जानते हो? क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? क्लास 12th। सारे सवाल मेरे आपसे होंगे, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को इसमें नहीं कह रहा कि आप ये थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं उनके लिए। आप में से कोई बताना चाहेगा? आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, पता है, और आप सल्फर का एटॉमिक नंबर अगर नहीं जानते हो, कितना होता है? 16 ना? क्या 16 नहीं होता है? सल्फर कभी देखा है सामने से? अरे खेतों में डाला जाता है, वो तो देखा होगा। खेतों में जो सल्फर डालते हैं कैसा होता है? अब ये कह दो आप कि आप खेतों के बारे में नहीं जानते, ऐसा तो आप नहीं कहने वाले ना। चलो मैं पूरी केमिस्ट्री बता देता हूँ। सल्फर जो होता है वो येलो कलर का पाउडर होता है। पहले मैं आपको सल्फर दिखाता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मैंने नहीं लिया था, थोड़ा सा है, बस ये दिखाने के लिए मैं आपको लाया था। अब एक्चुअली ये प्योर सल्फर नहीं है, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर ग्रेड सल्फर है। अब ये जो सल्फर है आपको येलो कलर का शायद दिख रहा होगा दूर से, शायद अगर कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो हल्का सा उनके दिखेगा, दूर से हो सकता है थोड़ा ना दिखे। सल्फर जो होता है वैसे तो इसका क्रिस्टल फॉर्म नहीं करता, एमॉर्फस सॉलिड है ये सल्फर है। सल्फर का यूज़ हम पायरोटेक्निक मिक्सचर में करते हैं, सल्फर का यूज़ हम एग्रीकल्चर में करते हैं। और जो सल्फर है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक प्रमोटर की तरह काम करता है। बहुत सारे बड़े बच्चे जानते होंगे प्रमोटर क्या है, कैटालिस्ट क्या है। कैटालिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिससे हिंदी में आप उत्प्रेरक कहते हो, जो रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाता है। तो यहाँ पे सल्फर मैं यूज़ करने वाला हूँ एज ए कैटालिस्ट। मैंने फ्यूल का नाम थोड़ी देर पहले बताया, फ्यूल का नाम किसी को याद है अभी? फ्यूल हम लेने वाले हैं सुक्रोज। क्या ले रहे हैं? कोई बताएगा सुक्रोज को जनरली घरों में किस नाम से जानते हैं? घर में कभी सुक्रोज यूज़ किया है? सुक्रोज नहीं जानते आप लोग? चीनी जानते हो? चीनी? अरे भाई साहब उसी को सुक्रोज कहते हैं। वही आपका C12H22O11 उसी का फार्मूला है। और मेरे पास यहाँ पे जो आप बीकर के अंदर देख रहे हो ये शुगर का पाउडर है। नॉर्मली क्या है? शुगर है। कभी चीनी को जला के देखा है? चीनी जलता है? जलता है? सही बताना। जलने का मतलब जैसे लकड़ी जलती है, क्या वैसे शुगर जलता है? नहीं जलता। जलता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं जलता है, कुछ कहते हैं नहीं जलता। चलो प्रूफ करके देखते हैं क्या शुगर जलता है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखना, ये शुगर का जो थोड़ा सा पार्ट है मैं आगे लेके आता हूँ। मेरे पास लाइटर है, अगर जैसे लकड़ी जलता है अगर वैसे जल रहा है तो मैं मानूंगा शुगर जल रहा है। जलने का मतलब ही नहीं होता जल के काला हो जाना, जलने का मतलब होता है वो फायर क्रिएट करे, एनर्जी क्रिएट करे। तो अगर लाइटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो लाइटर मैंने फुल किया हुआ है, वो जलेगा नहीं शुगर। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जलने के बाद ब्लैक वो सॉलिड फॉर्म करेगा। नहीं जल रहा है। जल रहा है क्या? ये नहीं जल रहा ना। दूसरे केमिकल की बात करते हैं, इसका मैंने नाम लिया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम लिया? यू नो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट? क्लास 12th। आप बता सकते हो पोटेशियम का फॉर्मूला? आप में से कोई जानता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। वेरी गुड। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? एलिमेंट नेम?
अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला थोड़ी देर पहले बच्चे ने बताया KNO3, तो KNO3 में क्या क्या है, एक K है, एक N है और एक कौन है, O। तो एक K का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। क्या नाम है K का मतलब? अच्छा ये एक बात थोड़ा सोचे हो, हम बोल रहे हैं पोटेशियम लेकिन कह रहे हैं सिंबल K है, तो पोटेशियम का तो P होना चाहिए ना। पोटेशियम का पहला लेटर P आ रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन पोटेशियम कर रहे हैं और सिंबल K क्यों है? एनीवन? आप जवाब दे सकते हो बिना घबराए। गलत होगा, गलती के बिना कुछ भी चीजें नहीं आती। तो अगर आप गलती कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। कुछ भी कहना चाहता है कोई बच्चा इसके बारे में? नहीं? उसका पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, जितने एलिमेंट हैं उन सब का हम लैटिन नेम यूज करते हैं, इंग्लिश नेम नहीं यूज करते। पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है कैलियम होता है और कैलियम का पहला लेटर K होता है, इसलिए उसका नाम हम पोटेशियम लिखते हैं और सिंबल में K लिखते हैं। लाइक सोडियम, सोडियम बोलते हो तो S आता है, आ रहा है ना, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है, Na। Na क्यों होता है? क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। क्या होता है? ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो आप देख रहे हो बीकर के अंदर जो दूसरा केमिकल है, पहले तो मैंने आपको शुगर दिखाया, इसे हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है? पोटेशियम। देख रहे हैं क्या ये जलता है? इसका फॉर्मूला KNO3। आओ जरा जला के देखते हैं, ठीक है। मैं इसे भी हीट कर रहा हूँ सेम तरीके से जैसे मैंने उसको किया था। क्या ये जला? ये भी नहीं जल रहा, दोनों नहीं जले। थर्ड सल्फर, इसका भी हम यूज करके देख लेते हैं। सल्फर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था लेकिन जला के नहीं दिखाया था। आओ जरा इसको भी जला के देखते हैं। क्या ये जल रहा है? नहीं। लेकिन क्या होगा जब हम तीनों को आपस में मिक्स करेंगे? कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? मैं क्या करने वाला हूं, जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको पाउडर के फॉर्म में शुगर के साथ और सल्फर के साथ मिक्स करने वाला हूं, और उसके बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं रॉकेट फ्यूल। क्या कहते हैं? और रॉकेट फ्यूल का मतलब अगर मैं इसे एक पतले से पाइप में फिल कर दूं और आग लगा दूं तो ये रॉकेट आसमान में चला जाएगा। आओ जरा देखते हैं कैसे। मैं पूरी केमिस्ट्री ही आपको दिखा रहा हूं, घर पे ट्राई नहीं करना क्योंकि केमिकल आपको मिलने वाला भी नहीं, अगर मिलता है तब भी नहीं ट्राई करना। तो ये शुगर और ये पोटेशियम नाइट्रेट आपस में मैंने मिला दिया, ठीक है। और एक काम और करना है, ये क्या है? सल्फर। सल्फर को भी मैंने आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद काम क्या है? मिक्स करने का। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर रेडी हो रहा है, ये मिक्सचर है एक पायरोटेक्निक मिक्सचर, और ये पायरोटेक्निक मिक्सचर बहुत खतरनाक होते हैं। अब अगर मैं इसे इग्नाइट करूंगा तो ये जलेगा। जलेगा कैसे? जलने का जो मेन काम है वो है सुक्रोज का। सुक्रोज मेन फ्यूल की तरह काम करेगा, उसको ऑक्सीजन देने का काम करेगा पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 में क्या आपको O दिख रहा है? जब पोटेशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो बनाता है ऑक्सीजन गैस, रिलीज करता है। तो जब मैं इसे गर्म करूंगा तो वहां से निकलेगा ऑक्सीजन गैस, और वो ऑक्सीजन गैस शुगर को कंबशन में हेल्प करेगा। और उसके बाद जो मैंने इसके अंदर सल्फर मिलाया है, वो जो सल्फर है एक प्रमोटर की तरह हेल्प करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। यानी कि मुझे बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होगा इस केमिकल को इग्नाइट करने के लिए। आओ जरा इग्नाइट करके देखते हैं। क्या मैं इसे अभी रॉकेट बना दूं? हाँ, आप लोग तो चाह रहे हो ना। अभी मैं फ्यूल को बस सिंपल आपको जला के दिखाता हूँ कि फ्यूल कैसा जलेगा तो दिखेगा, ठीक है। ध्यान देना, ये इंटेंस हीट क्रिएट करेगा, ये डेंजरस है और आप इसे कभी भी ट्राई नहीं करोगे। अगर आप स्कूल के लैब में जाते हो तो ध्यान देना, लैब स्कूल का है और लैब जलाना नहीं है। पता चला आप गए और आप पूरा नुकसान करके चले आए। आओ जरा देखते हैं, ध्यान देना। मैं इसको बीकर के ऊपर रख के करूँगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करने वाला है। आप यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसे जलाने वाला हूँ, ठीक है। जला दूँ? चलो देखते हैं। वैसे आप लोग कह रहे हो तो जला ही देते हैं। ये रुकिए रुकिए रुकिए, ये मैं इनको एक टास्क देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ, बहुत भरोसा करता हूँ। क्या नाम है आपका? गुड नेम? निखिल गुप्ता, क्लास 7 ना? बहुत उम्मीद करता हूँ मैं निखिल पे। अभी आ जाओ। ये बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा इनके पास है, एक गुब्बारा इनके पास है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास एक सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर का मतलब आसमानी शक्तियाँ। तो इस गुब्बारे को आपको एक्सप्लोड करवाना है, फोड़ना है। फोड़ के दिखाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं,
आप यहीं पे रहोगे और गुब्बारा फूट जाना चाहिए। हाउ, ट्राई करिए, कोई जादू, कोई आप में से कोई और ट्राई करना चाहता है तो भाई मेरे तरफ से पूरा छूट है, आप ट्राई कर सकते हो। आपको दूर से गुब्बारे को एक्सप्लोड करना है। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पेन ही कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान देना गुब्बारा वहीं रहेगा, आप पेन से जाकर के ऐसे नहीं करने वाले, पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। जो रबर बना होता है, मेनली जिस मटेरियल का बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ये जो बलून आपके सामने, ये लेटेक्स पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने सोडियम पॉलीक्रिलेट दिखाया जिसने पानी को एब्जॉर्ब किया था, सेम उसी मैकेनिज्म से इसको बनाया जाता है। ये सब जो पेट्रोलियम है उसी से बनाए जाते हैं सारे के सारे। जो ये मटेरियल लेटेक्स है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या आप ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में जानते हो? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन जैसे सब्सटेंस होते हैं। ये मेन जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और वही कहलाते हैं क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये उन्हीं के बने हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिजॉल्व होते हैं। लाइक कहने का मतलब, क्या आप पानी के अंदर डीजल घोल सकते हो? मिट्टी का तेल डिजॉल्व कर सकते हो? ऑयल डिजॉल्व कर सकते हो? होगा नहीं। लेकिन अगर उसी डीजल को अगर मैं पेट्रोल में मिलाऊं तो डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या कहते हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक। बोलो। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब सेम टाइप के मटेरियल में डिजॉल्व हो जाते हैं। आओ जरा इसको ट्राई करते हैं। बलून और है, अब फुला लो। बड़ा फुलाना ट्राई करना। नहीं, आप लोग को तो रहना है, मैं जाने ही नहीं दूंगा। जाके करोगे क्या? हो गया? अब मैं तैयार हूं। बड़ा फुलाओ, बड़ा। जीवन में बड़े काम करने चाहिए। तो आ जाओ। कौन बच्चा फोड़ रहा था इसको? ब्रश कौन कर रहा था? कोई और करना चाहता है? आ जाओ। ऑफर वैलिड है, अभी बहुत सारे ऑफर मैं दूंगा। हाँ, ये एक केमिकल है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। डरिए नहीं, पास में चलिए सबके। ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो मैंने उनको हाथ में दिया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया, लाइक डिजॉल्व लाइक। नहीं, आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट में सेम मटेरियल सेम में डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे इनके हाथ में जो सब्सटेंस है, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, बलून के ऊपर एक ड्रॉप भी गया, बलून अपने आप फट जाएगा। नो नीड टू पेनिट्रेट द बलून। कोई जरूरत नहीं आप बलून को पेनिट्रेट करके आप सुई से फोड़ रहे हो, हाथ से फोड़ रहे हो। एक काम करते हैं, गुब्बारे को थोड़ा दूर लाइए। हाँ, डरिए नहीं। हाथ इसमें ऐसे रखना है और रखने के बाद गुब्बारे के ऊपर आप ऐसे कर देना। लगाओ। काम करता है ये? बाकियों पे भी ट्राई करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट सिंपल, जहाँ पे हम लाइक डिजॉल्व लाइक को समझते हैं। देखा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं पे रख दीजिए। देखो, ये अगर आप नॉर्मल देखोगे ना तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल था, और ये जो गुब्बारा जिस मटेरियल का बना है वो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो दोनों आपस में डिजॉल्व हो गए। लिक्विड जैसे ही बलून के सरफेस को टच करता है, उसके सरफेस को और पतला बनाता है, और पतला बनाता है डिजॉल्व करके, और इतना पतला हो जाता है कि वो जो बलून है उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और फट जाता है। मेन काम, लिक्विड गिरा, बलून डिजॉल्व हुआ और फट गया। बस ये माइंड में रखना है। लिक्विड दोनों ऑर्गेनिक ही होने चाहिए, इसीलिए हमने जो मटेरियल यूज़ किया वो क्या था? ऑर्गेनिक था। हाँ, लेकिन ये है किसी के बर्थडे में जाके तुम ऐसा नहीं करने का। गैसोलीन क्या होता है? कोई पता है गैसोलीन को अपने यहाँ किस नाम से जानते हैं? पेट्रोल। क्या है ये? पेट्रोल है भाई, सिंपल है। अब देखो, ये भी एक केमिकल है, तो इसलिए हमें इसकी केमिस्ट्री की बात करनी है। इसे नॉर्मली हम गैसोलीन कहते हैं। तो ध्यान देना, पेट्रोल का जब भी यूज़ करोगे तो जो सेम कॉन्सेप्ट तुमने देखा ऐसे ही होने वाला है। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि घर पे जाके पेट्रोल लेके पूरा गुब्बारा फोड़ दिया, खराब कर दिया। कि लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम टाइप का मटेरियल सेम टाइप के मटेरियल में डिजॉल्व होता है। वाटर जो एक ऑर्गेनिक वाटर जो है एक पोलर सब्सटेंस है, और उसके अंदर सिर्फ पोलर सब्सटेंस ही डिजॉल्व होता है। कहने का मतलब, वाटर के अंदर सिर्फ वही डिजॉल्व हो सकता है जो पोलर है। लाइक वाटर के अंदर नमक डिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज नमक का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। वाटर में डिसोसिएट होकर बनाता है Na+ आयन और Cl- आयन, तो इस वजह से वाटर में डिजॉल्व होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पानी के अंदर आप कोई ऐसा मटेरियल डिजॉल्व करिए जो नॉन पोलर हो, जैसे कि ऑयल,
और मैं आपके लिए यकीन करो कि मैं ऑयल लेके भी आया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे 2 वॉलंटियर की नीड होगी। आप में से जो कोई भी आना चाहता है आ सकता है। कौन आ रहा है? धन्यवाद। ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आया। क्या है ये बताओगे बच्चों को? ऑयल है। ऑयल है ना वो। तो एक और बच्चा चाहिए, बॉयज में से कोई आओ। हाँ ये रहा टिकट। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास इसका नाम कोई जानता है? इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। क्या नाम है? इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हम वाटर लेने वाले हैं और वाटर हम ले रहे हैं 150 ml 200 ml। मैंने 200 ml वाटर ले लिया। और सेकंड काम है जो हमें लेना है वो है ऑयल। ऑयल को हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ध्यान देना मैं पेट्रोल नहीं यूज़ कर रहा, ये भी ऑयल है लेकिन ये थिन ऑयल है। तो ये पतला जो ऑयल है अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए तो उतना सूटेबल नहीं है, इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं वेजिटेबल ऑयल। हाँ पूरा ऑयल इसमें आप डाल दो। हो गया, ठीक है, धन्यवाद। ये पूरा का पूरा हमने वेजिटेबल ऑयल इसके अंदर ले लिया और दूसरा अपने पास क्या है? वाटर। देखना क्या होता है जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करता हूँ। ज़रा आप सोच के बताओ कि क्या होगा? नहीं मिलेगा? आओ जरा ट्राई करते हैं, करके देखने में क्या आता है। साइंस तो कहता है ना पहले ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। आइए ट्राई करते हैं। वेट, डिजॉल्व हुआ क्या? मुझे तो लग रहा है हो गया। नहीं हुआ ना? एक बार और देखते हैं क्या हुआ। नहीं हुआ। रीज़न क्या कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर। तो ये जो वाटर है, वाटर ये पोलर सब्सटेंस है, इसके अंदर सिर्फ पोलर ही डिजॉल्व हो सकता है। हिंदी में बोले तो ध्रुवी और अध्रुवी आपने पढ़ा होगा। तो जो ध्रुवी होता है उसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पोलर, और जो अध्रुवी है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर। तो ये जो ऑयल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और जो वाटर है पोलर मॉलिक्यूल है। तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों का कैरेक्टर क्या है? अलग अलग है, इसीलिए दोनों आपस में डिजॉल्व होंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी आ जाए, कोई ऐसा मटेरियल आ जाए जो इन दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, मतलब उसके पास ऑयल वाली भी प्रॉपर्टी है, उसके पास वाटर वाली भी प्रॉपर्टी है, तब वो क्या करेगा? इन दोनों को आपस में डिजॉल्व होने देगा। कहने का मतलब आप क्लास 10th के बच्चे हैं ना यहाँ पे? क्या आप मिसेल पढ़ चुके हो? मिसेल क्लास 10th में लास्ट चैप्टर है जिसमें आपको IPSC नोमेनक्लेचर सिखाया जाता है। ये सब पढ़ा है। अभी तो शायद हो सकता है सिलेबस वहाँ नहीं गया हो, घर पे जाना तो आप बुक में ज़रूर चेक करना। एक कॉन्सेप्ट है मिसेल और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता भी है, लगभग 5 नंबर 4 नंबर का तो आ ही जाता है। कभी कभी नहीं देता है लेकिन अक्सर वो पूछ लेता है। तो अगर मैं मिसेल की बात करूँ तो मिसेल बनाने के लिए आपको जो मटेरियल की नीड होती है ऐसे ही बनाते हैं मिसेल। मिसेल का मतलब सवाल यहाँ से उठता है कि कपड़े कैसे साफ़ हो जाते हैं। कपड़े को हम धुलते हैं, कपड़ा कैसे साफ़ होता है, कैसे कपड़े के ऊपर से डस्ट अपने आप साफ़ होते हैं, कपड़ा धुलते समय होता है ना। तो वहाँ पर भी इसी सेम केमिस्ट्री को हम अप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा यही अप्लाई होता है। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए मैंने कहा है कि ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जिसके पास वो दोनों प्रॉपर्टी हो। तो ध्यान देना, दोनों प्रॉपर्टी होने का मतलब इन दोनों को आपस में डिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। और ऐसा होता है किसके पास? सोप मॉलिक्यूल के पास। किसके पास? सोप मॉलिक्यूल के पास। सोप मॉलिक्यूल जो होता है, अगर हम पूरे सोप के केमिकल फार्मूले को देखेंगे, C17H35COONS लाइक उसका फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूले थोड़ा साइड करते हैं। उसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है। लाइक मैं कहूँ तो उसके पास 2 टेल्स होते हैं, हेड और टेल्स। लाइक उसको आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसको अगर मैं मॉलिक्यूल्स लाइक मानूँ तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये आपको वुड वाला दिख रहा है और एक मेटल वाला दिख रहा है ना। तो है क्या कि सोप मॉलिक्यूल ऐसा ही है, एक पार्ट उसका हाइड्रोफिलिक है और एक पार्ट उसका हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर के साथ कांटेक्ट बना लेता है और हाइड्रोफोबिक मतलब जो ऑयल के साथ कांटेक्ट बना लेता है। तो अगर मैं सोप इसके अंदर ऐड करूँगा तो क्या करेगा? ये जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये पानी के अंदर चला जाएगा और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ऑयल के अंदर चला जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ देगा, ज्वाइन कर देगा। समझे भी मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट समझना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको समझने से पहले। एक्सपेरिमेंट आसान है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। मैंने कहा ये जो हाइड्रोफिलिक है कहाँ चला जाएगा? पानी में। तो सपोज करो पानी को इसने यहाँ से पकड़ लिया, जो हाइड्रोफोबिक है वो कहाँ चला गया? ऑयल में। दोनों पकड़ लिया,
अब बताओ, भले से बीच में आया लेकिन ऑयल और वाटर दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए ना। यानी अगर मैं बीच में कोई सोप लाइक मटेरियल यूज़ करता हूँ तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। आओ ज़रा ट्राई करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। और देखने के लिए देखो, मैं आपके सामने सारी चीज़ें ओपनली ही रखता हूँ। आ जाओ बाबू, पास आओ। ये आप अपने पास रखो और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए घर का ही जो सब कुछ है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत समझना चाहिए। घर पे आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है मम्मी का जो खाना बनाने वाला तेल है वो मत यूज़ करना। हमला अचानक होता है, जानलेवा हो सकता है। ये सोप हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अभी भी कुछ हो रहा है? नहीं, अभी भी कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन एक काम करते हैं, अब इसको डिज़ोल्व करते हैं और मिक्स करने के लिए हम कोई भी स्टारर यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ पीपेट। और आओ ज़रा डिज़ोल्व करते हैं। टेक इट। एक और था ना बीकर, अच्छा ये वाला है क्या? अब इसको थोड़ा अच्छे से डिज़ोल्व करना पड़ेगा। अब देखो, ऑयल और वाटर क्या दोनों आपस में डिज़ोल्व हो गए? वैसे टेक्निकली तो ये कहते हैं ना, तेल और पानी आपस में मिल नहीं सकते। अब ये जो सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में तेल और पानी क्या दोनों हैं? तो ये जो केमिस्ट्री है ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को समझाती है। क्लास 10th में ये मिसेल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो हाँ, तेल और पानी भी आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं जब हम कोई एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। क्या बैठ जाइए। यानी रॉकेट का जो मेन सिस्टम है वो रेडी है। गैस इसके अंदर बनेगा, प्रेशर इसके अंदर होगा, गैस यहाँ से निकलेगा, न्यूटन थर्ड लॉ का फिजिक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, गैस पीछे की तरफ जाएगी और रॉकेट आगे की तरफ। कोई बड़ा बच्चा चाहिए जो ये कर पाए? कोई है जो डरता नहीं है? आ जाइए। और इस रॉकेट को मैं पानी से उड़ाने वाला हूँ। हाँ, क्यों भरोसा नहीं करते हो क्या? भरोसा भी आप करो, क्योंकि विज्ञान यही कहता है जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तो आओ, पानी मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, आप उसको साइड में कहीं रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए बाबू। और अब क्या काम करना है, पानी तो इसके अंदर हो गया और अब इसे थोड़ी देर के लिए हम सेक करेंगे। लीजिए, अभी मैं उसकी बात बाद में करता हूँ, ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट उसकी बात कर दूंगा तो आप घर पे ट्राई करोगे, जो खतरनाक हो सकता है। उससे आप सेक करिए। रॉकेट का डायरेक्शन किधर रखा जाए? और क्योंकि इसके अंदर से आग निकलेगा इसलिए अपना ख़राब वाला ये यही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फायर रेजिस्टेंस है। क्या आप लग रहा है कि आज वैज्ञानिकों वाला काम कर रहे हो? आप महसूस कर सकते हो, गलत नहीं है। अब डायरेक्शन अपने को रॉकेट का देखना पड़ेगा। हाथ में ही लेके करूंगा लेकिन उधर जाएगा नहीं, देखते नहीं, ऊपर नहीं भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे तो उधर चला जाएगा। हो गया काम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए और इसको हम सेक करेंगे ताकि ये जो इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन हो जाए। चलो तब तक इसकी केमिस्ट्री की भी बात कर लेता हूँ मैं। एक्चुअली मैं इसके अंदर जो गैस मैं बना रहा हूँ उस गैस का नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये वही गैस इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। ध्यान देना, बड़े बच्चे आप समझ सकते हो और छोटे वाले भी समझने का प्रयास करना। अगर कार्बन है और इधर भी कार्बन है और इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। कहने का मतलब, जैसे एक पतली रस्सी हो, उसको मैं कहूँ तोड़ने के लिए तो आसान है ना, तोड़ दोगे। अगर डबल रस्सी करूँ थोड़ी मुश्किल होगी, 3 रस्सी लूँ तो और मुश्किल होगी। तो बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? जो 3 रस्सी हम तोड़ रहे हैं उसमें लगेगी ना। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है कि जो इसके अंदर बन रहा है गैस, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है और गैस इसके अंदर क्योंकि अपना प्रिपेयर हो गया है तो सारे केमिकल्स को हम बाहर निकाल देंगे। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गैस इसके अंदर प्रिपेयर हो चुका है
और वो जो गैस है एयर के साथ मिक्स हो रहा है, इसीलिए मैंने निकाला, नोजल को मैंने खुला किया है। मैंने कहा था कंबसन में एयर बहुत मेन रोल निभाता है, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन और वही ऑक्सीजन कंबसन में हेल्प करता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ नहीं जलती। क्या आप उड़ाओगे? नहीं, मैं आपको नहीं देने वाला, ठीक है। हाँ, हम लोग इसका जो मुंह है ऐसे की तरफ करता हूँ, डरते तो नहीं आप? क्या आप इग्नाइट करोगे? रहने दीजिए। उम्मीद करना ये चाइनीज रॉकेट की तरह ना काम करे। कैसा था? आपके लेवल का था? अब वैसे एक चीज, ये छोटे लेवल पे है, मैंने कहा ना बड़े लेवल पे यहाँ पे ट्राई करना खतरनाक हो सकता है। भी आपके पास आप वो सारी चीज़ों अपने आसपास देखते हो, कोई बड़े वाले कैमरे से जब फोटो खींचता है अचानक से एक लाइट निकलती है, तो किसी के चेहरे पे पड़ती है तब फोटो जाता है। जरा सोचा है कभी वो अचानक से लाइट क्यों आनी चाहिए? कैमरे को वो नीड है, विदाउट लाइट वो फोटो ब्लर कर देगा, फोटो खराब आएगी, कलर जो क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो जब बल्ब नहीं बना था, जब ये एलईडी बल्ब नहीं थे, तो कैमरा तो था, तो रूम में फ़ोटो खींचने के लिए क्या यूज़ करते थे? उसका नाम है फ्लैश पाउडर। क्या नाम है? फ्लैश पाउडर के नाम में ही फ्लैश है। फ्लैश का मतलब जो बहुत तेज़ी से जलता है। अगर मैं उसे अभी जलाऊंगा तो एक अचानक से एक बहुत बड़ी रोशनी के साथ वो जलेगा, और जलने के बाद उसके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। ध्यान देना, इसका केमिकल कंपोजिशन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये ट्राई नहीं करना है आपको। केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फार्मूला होता है KClO3। क्या यूज़ करने वाला हूँ? पोटेशियम क्लोरेट। नाम बोलो। मैंने कहा KClO3। और पोटेशियम क्लोरेट के साथ मैं मिक्स करूंगा सल्फर, और सल्फर के साथ मैं यूज़ करूंगा एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर आप जानते हो ना? एल्यूमिनियम तो जानते हो ना? एल्यूमिनियम क्या होता है? हर काम में बच्चे कहते हैं यस सर। एक काम करिए, आप भी ज्वाइन करिए, आइए। इसलिए कह रहा हूं, इसको आप जलाएंगे। ध्यान देना, फ्लैश पाउडर के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूं वो है एल्यूमिनियम, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर का मिक्सचर, और ये कहलाता है फ्लैश पाउडर। और ये फ्लैश पाउडर क्यों कहलाता है, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे। एक प्राचीन काल में कैमरे से फ़ोटो कैसे खींचा जाता था, एक्चुअली में वो फ्लैश पाउडर कैसे यूज़ होता था। तो मैंने यहाँ पे इस स्टैंड में, हाँ बीच में कर दूँ, यहाँ पे दिखेगा ना, यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। और जब ये जलेगा तो डायरेक्ट आपको आँख से नहीं देखना। अब देखोगे तो दिक्कत है भाई, आँख भी बंद कर लोगे दिखेगा भी नहीं। मतलब ये मेरा कि आप आँख की जो पलकें हैं थोड़ा सा नीचे कर लेना, आगे वाले जो बच्चे हैं। ला रहे हैं अगरबत्ती। तो आज से ये बात तब की है जब बहुत पहले कैमरे का आविष्कार शुरुआती दौर में हुआ था, और उसका यूज़ हम कर रहे थे। आर यू रेडी? अच्छा, ये क्लियर हुआ ना इसे फ्लैश पाउडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अचानक से लाइट क्रिएट करता है। अगर इसे आप बंद कमरे में करोगे तो पूरा कमरा भर जाएगा लाइट से। ध्यान देना, इसके अंदर से जो स्मोक निकल रहा है वो खतरनाक हो सकता है। कोई रखिए उसको। हम क्या कर रहे हैं, इनके हाथ को पानी में भिगो रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, समझिएगा इस बात को। वाटर जो है इनके, नहीं वो हाथ क्या देखना, वो तो बेचारा पानी में डाला है। हाथ पानी में इसलिए मैं डालने को कहा उनको कि जो वाटर है उनके हाथ के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा थोड़ा बहुत, और वही उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जलने से। समझ रहे हो? आग जब लगेगी वो जो पानी है जो उनके हाथ पे, वही प्रोटेक्ट करने वाला है। ये यकीन करो, क्लास छोटे बच्चों में भी ये पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट है वेपराइजेशन। आप में से कोई वेपराइजेशन जानता है क्या होता है? वाष्पीकरण जानते हो? जब किसी लिक्विड को हम एनर्जी देते हैं तो वाष्प बन के उड़ता है, इसी को कहते हैं ना वाष्पीकरण। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करने वाले हैं। मैं एक गैस जो LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर ब्यूटेन प्रोपेन गैस होता है, उसका मैं बबल बनाऊंगा। वो बबल अपने हाथ पर लेंगे, उनका हाथ है वाटर से भीगा हुआ, बबल हाथ पे जाएगा और उसे हम आग लगाएंगे। जैसे ही आग लगाएंगे तो आग लगने के बाद फायर उठेगा उनके हाथ के ऊपर,
आग तो जलेगा लेकिन उनका हाथ नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। रीज़न, क्योंकि मैं उनके हाथ पे जो वाटर अभी हाथ में उन पानी में जो डाल के वो खड़े हैं, आपके लिए बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो पानी है, समझना इस बात को, आग जला, जो पानी है उस आग के हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कहने का मतलब आग तो जला लेकिन आग हाथ तक नहीं पहुंचा उसकी एनर्जी, बीच में पानी ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उड़ गया। तो क्या हाथ तक एनर्जी पहुंची पूरी? तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? पानी। पानी वेपर अगर नहीं बनेगा तो हाथ जल जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि ये आपको ट्राई नहीं करने, बहुत प्रिकॉशन के साथ हम लोग इसको करते हैं। और दूसरा काम अपने को करना है कि अपने को बनाना है बबल्स। निकाल लीजिए हाथ, ठीक है, देख सकते हो बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया। और इसके बाद नेक्स्ट काम अपने अंदर, इसके अंदर सोप ऐड करने के लिए, सोप था ना मेरे पास, सर ने मुझे एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, रहने दीजिए अभी। तो सेम काम मैं भी करूंगा। मैं अपने हाथ को पहले अच्छे से भिगो लूंगा, ये थोड़ा सा, ठीक है, हाथ जितना आपका भिगोया रहेगा पानी में उतनी ज़्यादा आपको सेफ्टी होगी। इसका मतलब नहीं नहा लेना है पानी से। ऑन करिए, बस रुके रहिए थोड़ा सा, बस रुक जाइए, जलाइए। कुछ दिखा? क्या मेरा हाथ जला? ट्राई करोगे? हल्की सी, बहुत हल्की सी हीट महसूस होगी, लेकिन घबराइएगा नहीं। हाथ जैसे आप डुबोए थे डुबाइए। नहीं, अब तो नहीं डरना ना, मैंने तो दिखा दिया। मैंने कहा ना आग जलेगा, लेकिन जब आग निकलेगा हाथ पर से तो जो पानी है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर बनाएगा, और वही वेपर आपके हाथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। यकीन मानो मैं इसे नोट के साथ कर सकता हूँ, 500 रुपए के। करके दिखाऊं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको 5 मिनट के लिए सर ब्रेक देंगे। दिशांक सर अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं बस 2 एक्सपेरिमेंट करूंगा और एक बहुत बड़ा धमाका होगा, और उस धमाके के साथ इस सेशन को हम ख़त्म करेंगे राष्ट्रगान के साथ। तो बस फिलहाल हो गया, निकालिए। नहीं देना है, एक बार पूछ लीजिएगा सर से। ऑन करिए, हाँ बस रुक जाइए, उठाइए, कम ही उठाइएगा। हो गया? अल्लाह का हाथ भीगा है ना, हाथ खोलिए। दिल की धड़कने तो नहीं है ना? डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा। महसूस तो नहीं हुआ ना? हाथ धुल लीजिए, बस हो गया। जितने बच्चे बैठे हैं अब, आपसे ज़्यादा टाइम का उम्मीद अब नहीं करेंगे हम, बस मुश्किल से कुछ बातें करेंगे और आपसे कुछ बातें करके यहाँ से कुछ सीखने का प्रयास करके यहाँ से विदा हो जाएंगे हम लोग। आओ शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, और आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट होगा, जितना टाइम आपने मैनेज किया वो काबिल तारीफ़ था। आपका डिसिप्लिन, आपका अनुभव, आपका प्रेम, हर एक टीचर्स के प्रति बात मानना, ये काबिल तारीफ़ था। आपके प्रति हमारा स्नेह बहुत अच्छा लगा। बात करेंगे, आधे घंटे की टाइम आपसे लेंगे, और इस आधे घंटे के टाइम से में हम सभी लोग सीख करके इस क्लास से हम लोग अब विदा लेने वाले हैं। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, और क्वेश्चन से शुरुआत करके हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, आप खड़े हो जाओ। बस आपका धैर्य चाहिए, आपका संयम चाहिए, और मेरी पूरी बात आप अपने कानों तक जाने दीजिएगा। विश्वास मानो, उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप किस क्लास में हो? 12th। आप ये बताओ, आज आप घर जाइएगा, घर जा कर के बस एक छोटा सा काम कीजिएगा। घर जाइएगा तो माँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, अपनी मम्मी से, और इतना क्वेश्चन पूछेगा, माँ आप इतनी बड़ी हो गई हैं, सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली थी? लिसन केयरफुली एवरीवन, मेरा पहला क्वेश्चन यही है, टीचर्स के लिए भी रहेगा। जितने टीचर्स हैं मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो वो भी एक पल के लिए क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अपने अंदर वो समाहित करेंगे। घर जाइएगा, माँ के सामने जाइएगा, माँ के फेस को देखिएगा, और माँ के फेस को एक क्वेश्चन कीजिएगा देख करके, माँ आप इतनी बड़ी हो गई हैं, 40 साल की, 35 साल की, 25 साल की, जो भी माँ हैं, जितने साल की हो गई हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिली थी? मम्मी प्लीज़ बताइए। ये क्वेश्चन माँ से होना चाहिए। पता है माँ का जवाब क्या आता है? माँ का आंसर सिर्फ एक आता है, और वो कहती हैं, बेटा
या बिटिया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस समय मिली थी ना जब मैंने एक बेटे या एक बिटिया को जन्म दिया था। उस समय मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी। ये सबसे बड़ी खुशी होती है एक माँ का कि मैंने एक बेटे या एक बिटिया को जन्म दिया है। लेकिन जब आज वही बेटा और वही बेटी आगे बढ़ करके माता पिता के सपनों को पूरा नहीं करता, माता पिता के हक को मार डालता है और माता पिता के आंखों में आंसू लाता है, वो बेटा और बिटिया किस काम के फिर। मैं इतना सा कहता हूँ ना, इतना सा बस एक बात बोल देता हूँ, पहली मोहब्बत भुलाई नहीं बोलती। ये लाइन सुनिएगा और लास्ट में इसका आंसर दीजिएगा मुझे। पहली मोहब्बत भुलाई नहीं बोलती। मैं भी नहीं भूल पाऊँगा अपनी पहली मोहब्बत। जब भी आंखें बंद होंगी उसी ख्वाब में वापस लौट जाऊँगा। मैं मुस्कुराता, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती। मेरी आँख से 2 आंसू गिरते, वो रो रो कर दरिया भर देती। मैं एक सितारा मांगता, वो मेरे कदमों में रख देती पूरा जहां। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी पहली मोहब्बत, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत का नाम है। उम्मीद यही था मुझे आपसे। मुझे बस इतना सी चाहत था कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, दुनिया की सबसे बड़ी अमानत यदि हमारे पास कोई है तो वो माँ है। और ध्यान देना, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स आज ये वादा कर लेना, माँ के आँखों में कभी आंसू मत आने देना। और उनके सपनों का बस एक ही सपना है, मेरा बेटा या मेरी बेटी काबिल हो जाए, मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ कामयाब होकर दिखाएं। और वास्तव में जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, माँ की आंखों से आंसू तो गिरेगा, लेकिन वो खुशी के आंसू रहेंगे। ठीक है, इसलिए मेरा बस इतना सा एक पहला सा पैगाम यही था कि माँ के सपनों को पूरा करने के लिए जितना जद्दोजहद लगा देना। नहीं तो मालूम है ये लाइफ वही है जहाँ मैंने सो के गुजारा था। आपको बस 2 काम सीख के जाना है आज। क्या चीज़? कोई भी काम मन से मत करना। लोग कहते हैं मन से करने के लिए, हकीकत बताऊं, कोई भी काम लोग कहते हैं मन से करने के लिए, मैं तो बस इतना कहता हूँ मन से मत करना, दिल से करना। यदि दिल से कर गए ना, आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा। 2 ही चीज़ तो हैं हमारे दिमाग में। आप अब एक गोल लक्ष्य करो, एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बना करके मालूम है अपने एम को पाने के लिए जद्दोजहद लगा दो, दिन रात एक कर दो। आइए छोटे से समझते हैं हम लोग। मालूम है आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान लोग कहते हैं बिल गेट्स है, लोग कहते हैं मालूम है एलन मस्क है। आओ मैं छोटी सी स्टोरी बता दूं बिल गेट्स के बारे में। कहा जाता है बिल गेट्स जब पढ़ रहे थे ना, बिल गेट्स जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय वो क्या देखते पता था? पढ़ते समय वो मालूम है एक वक्त की रोटी तो छोड़ो, अपने पैर से सूज नहीं निकालते थे। पैर से सूज, सोचते थे कि मैं पैर से सूज निकालूंगा ना तो समय लॉस होगा। जब वो पढ़ते थे, जब वो खाना खाने बैठते थे ना, तो इधर खाना खाते थे और बगल में कॉपी पेज बुक रहता था, पढ़ते रहते थे। जब उनकी मम्मी कहती थी बेटा जाके सब्जी लेके आ, जब सब्जी लेने जाते थे ना रिक्शे से, तो रिक्शे में बैठ करके सब्जी लेने जाते थे, तो रिक्शे में पढ़ते हुए जाते थे। लोग उनको पागल कहते थे, उनको पागल कहते थे। लेकिन ध्यान देना, आज वही पागल इंसान इतिहास रच गया और दुनिया का अमीर इंसान बन गया। ध्यान देना, जब आप जिद ठान लोगे ना, अपने से जिद्दी बन जाओगे ना, मुझे करके दिखाना है, विश्वास मानो हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और ध्यान देना, ये एज ही ऐसा है, ये उम्र ही ऐसा है कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो विश्वास मानो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पुनः हमें वहीं लौट के जाना है जहाँ हमें बचपन होने का शौक़ मिलता है। लोग कहते हैं ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे लौटा दो वो बचपन का सावन, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। इसको पूरा कर लेने दो, फिर आपको पता चलेगा। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल भी आवारा था। कहाँ आ गई समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। विश्वास मानो, हमें मालूम है उस बचपन में लौट के तो जाना था, लेकिन विश्वास मानो जब आप इस एज में आ चुके हो ना, एक संकल्प बनाओ, एक अपने अंदर वो टारगेट बनाओ, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आपके पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे को आप ऐसे भागों में बांटो ना कि आपका लक्ष्य कामयाब हो सके।
यहाँ बैठा हुआ 12th का हर एक बच्चे से आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, आप 12th में हो, एक लक्ष्य बना लो। 12th में क्या, 10th 11th 12th जितने बच्चे बैठे हैं, एक लक्ष्य बना लो। हमें कुछ करना है, हमें IAS बनना है, हमें PCS निकालना है, हमें मालूम है MBBS क्वालिफाई करना, हमें नीट क्वालिफाई करना है, हमें ना इंजीनियर बनना है। एक पहले लक्ष्य बनाओ, बिना लक्ष्य का कुछ नहीं हो सकता। और यदि बिना लक्ष्य के यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं ना, विश्वास मानो कुछ भी नहीं कर पाने वाले हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स यदि बिना लक्ष्य का है, लक्ष्यहीन है, तो वह बच्चे कहलाने लायक नहीं है, नहीं हो बेटा। और ऐसी ही कहानी शुरू होती है मालूम है एक आनंद सर की। मैं लेके चलता हूँ उनकी कहानी की तरफ। बिहार का पटना, वही पटना जहाँ से एक टीचर आनंद नाम से थे। आनंद सर जिनके बारे में कहा जाता है वो मालूम है पढ़े लिखे बहुत थे। उनका सपना था मैं टीचर बनूं। आनंद सर टीचर बनना चाहते थे। टीचर बनने के लिए उन्होंने कहा मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस किसी एक छोटे से कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, मैं वहां पढ़ाना चाहता हूं। आनंद सर ने कहा मैं कोचिंग पढ़ाना चाहता हूं। मम्मी से गए, मम्मी से पूछा माँ मैं कोचिंग खोलना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटा कोचिंग खोल दे तो जा पढ़ा। लेकिन आनंद ने कहा माँ सुनो मम्मी, मैं कोचिंग तो खोलना चाहता हूँ, इन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ने आएंगे ना मैं उनसे फीस नहीं लूँगा। माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी कहा, माँ जानते हो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो ऐसे ना रोड पे चलते हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है ना, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं है आप शुरू करो। अगले दिन बैनर लगता है, एक छोटा सा क्लासरूम सजता है और वहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जब गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, गरीब बच्चे पढ़ने आए, तब आनंद सर का पहला क्लास था। आनंद सर ने पहली क्लास लिया। जब पहली क्लास लिया तो बच्चे हुए 16 बच्चों को ना तो फिजिक्स की स्पेलिंग पता थी, ना केमिस्ट्री की स्पेलिंग पता थी, ना बायो का, किसी की स्पेलिंग नहीं पता थी उस समय, जो गरीब बच्चे थे। तब आनंद सर पुनः शाम के टाइम मम्मी से कहे माँ मैं ऐसे बच्चों को क्यों कोचिंग पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, ए से लेकर जेड तक लिखने नहीं आता, मैं क्या पढ़ाऊँगा। माँ ने कहा सुनो तुमको खाना चाहिए ना, खाना मैं दे रही हूँ, तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा मैं दे रही हूँ, लेकिन तुम कोचिंग बंद मत करना, कोचिंग शुरू करो। अगले दिन फिर वही क्लास शुरू हुआ। अगले दिन फिर वही बच्चे आए और उन बच्चों के सामने फिर अगले दिन आनंद सर अपना क्लास शुरू किया। जब क्लास शुरू किया उन्होंने कहा बेटा सुनो तुम एक काम कर लो, मैं 15 दिन के लिए कोचिंग बंद कर रहा हूँ, जितने बच्चे बैठे सुन लो, मैं 15 दिन के लिए कोचिंग बंद कर रहा हूँ, बस एक काम करना फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेलिंग की स्पेलिंग याद करके आना। 16वें दिन जो बच्चा सुना देगा मैं उसको यहाँ पे एंट्री दूंगा पढ़ने के लिए, और अगले दिन और एंट्री दूंगा, और जो बच्चे नहीं सुना पाएंगे उनको मैं एंट्री देने वाला नहीं हूँ। हुआ भी ऐसा। आज उन्होंने होमवर्क दिया, टास्क दिया, अब 15 दिन का समय दिया। 16वें दिन अगेन वह बच्चे आते हैं पढ़ने। जब 16वें दिन बच्चे आते हैं पढ़ने, 16वें दिन वही गरीब बच्चे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास फटे पुराने कपड़े हैं, वे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और 16वें दिन हुआ क्या, वे बच्चे सब के सब फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेलिंग का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की स्पेलिंग बता दिए। वहीं से क्लास शुरू हुआ और क्लास शुरू होने के पश्चात पता है साल भर उसी आनंद सर ने पढ़ाया। उन गरीब बच्चों को 1 भी रुपए की फीस नहीं ली, 1 रुपया तक नहीं लिया, और उन 16 बच्चों में से एक बच्चा IIT क्लियर कर गया। एक बहुत बड़ा टास्क था उन गरीब बच्चों को पढ़ाना, जिन्होंने मालूम है 1 भी पैसा नहीं लिया आनंद सर ने, और उन 16 बच्चों में से एक बच्चा IIT क्लियर कर गया। फिर वही साल आया, नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल 17-18 बच्चों को चूज किया, उसमें 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए। फिर अगले साल एक नया बैच शुरू किया, उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए, और ऐसे करते करते आज आनंद सर पूरी दुनिया में मालूम है सुपर 30 बैच लॉन्च किया। और पटना में सुपर 30 बैच लॉन्च हुआ है, जहाँ पे 30 गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और वो 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो IIT नीट क्वालिफाई करते हैं। याद करो यदि आनंद सर ये छोड़ दिए होते कि मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो गरीब बच्चे हैं, लेकिन आज वही गरीब बच्चे मालूम है IIT क्लियर करते हैं, नीट क्लियर करते हैं। मैंने कहा ना आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, और बिना लक्ष्य का कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास लक्ष्य विहीन हो, आपके पास लक्ष्य नहीं है, विश्वास मानो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बिहार में जाइए, अब बिहार में जा कर के
एक जगह आपका गया, और गया से सट कर 11 किलोमीटर पहले आइए, आपको मिलेगा एक गांव पटवा टोली करके। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, एवरीवन सर्च इन गूगल, एवरीवन से ही बच्चे सर्च करेंगे। आज घर जाइएगा, आप जाइएगा गूगल पे और वहाँ सर्च कीजिएगा गया, बिहार में गया है। गया से 11 किलोमीटर पहले एक जगह आपका पड़ेगा पटवा टोली। पटवा टोली में जितने भी घर हैं सभी घर में एक IITians हैं। विश्वास मानोगे जितने गांव हैं, जितने घर हैं, सब घर में एक IITians हैं। क्या है वहाँ पर? एक वहाँ पे लक्ष्य है, हर बच्चे का एक संकल्प है, और वो लक्ष्य यदि उस बच्चे ने पाला है, मुझे IIT क्लियर करना है, हमें नीट क्लियर करना है, हमें कुछ करके दिखाना है। आज वो पूरा गांव मालूम है IITians है, कोई अमेरिका में कैलिफोर्निया में है, कोई अमेरिका के शिकागो में है, कोई कहाँ पर है, और आज पूरा गया का वो पटवा टोली IITians से फेमस है। ऐसे जीता जागता एग्जाम्पल हमारे यूपी में भी है। यूपी में आइए, यूपी में जौनपुर के पास जाइए, वहाँ पे माधव पट्टी करके एक गांव है, जहाँ पे हर एक गांव, उस गांव के हर एक घर में एक IAS है, एक PCS है। याद करो, कोई ऐसे महान नहीं बनता। आपके अंदर जुनून होगा ना तब कर पाओगे, आपके अंदर एक उमंग उत्साह होगा ना तब कर पाओगे, अदरवाइज बेटा कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो भी क्या दिन थे, ना मम्मी की गोद, ना पापा के कंधे, न पैसे की सोच, न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता, न फ्यूचर के सपने। अब कल की यह फिक्र, अधूरे हैं सपने, पीछे मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने। मंजिलों को ढूंढते कहाँ खो गए हम, आखिर इतने बड़े क्यों हो गए हम। विश्वास मानो, हमें बड़ा बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है। और जिस दिन बड़े नहीं हो पाओगे बेटा ना, विश्वास मानो, आप लक्ष्य नहीं डिसाइड करोगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं सही बच्चों से एक टास्क दे रहा हूँ, सही बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, और उसमें मैं 5 बच्चों से पूछूंगा, फिर उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। आपके पास रफ और पेन है, आप अपने अंदर की 5 गलतियाँ लिख के दिखाइए। आपके अंदर क्या क्या 5 गलतियाँ हैं, आपके अंदर क्या क्या 5 बुराइयाँ हैं। एवरीवन नोट डाउन। सही बच्चे अपने रफ में अपने अंदर की 5 गलतियाँ लिखेंगे, 5 बुराइयाँ। आपके अंदर क्या बुराइयाँ हैं? जैसे मेरे अंदर एक बुराइयाँ क्या है, मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ, एक पहली बुराई है। तो ऐसे आपके अंदर 5 बुराइयां जो हैं, आप सही बच्चे अपने हैंड सेक पे, अपने हाथ पे लिख लो, या फिर अपने रफ पे लिख लो। एवरीवन नोट डाउन इट, एवरीवन सही बच्चे नोट डाउन कर लो। आप अपने अंदर की 5 बुराइयां लिखिए। फिर मैं किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप 5 आपको लिखनी है बुराइयां जो आपके अंदर हैं। ना तो यहाँ पे स्माइल आनी चाहिए, सीरियस रहने का प्रयास करो, अदरवाइज ये आपको अंदर ये झलक जाएगा कि आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, आप जिद्दी नहीं हो, अपने जीवन के प्रति बेकार इंसान हो आप। एवरीवन नोट डाउन इट। 5 बुराइयां आपके अंदर जो हैं, सबके अंदर है, मेरे अंदर पता नहीं कितने हैं, जितने टीचर्स यहाँ पे, जितने यहाँ पे, सबके अंदर बुराइयां हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है। तो आप अपने अंदर की 5 बुराइयां नोट डाउन करने में कोई भी आपकी सेम नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अपनी गिनाना चाहूँ, मैं गिना सकता हूँ। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, दूसरा ज़्यादा रात तक जगना, अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा देर तक जगना एक बुराई है। नींद ना पूरा होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने अंदर की 5 बुराइयां लिख सकते हैं। एवरीवन नोट डाउन। देखिए, किसी के बारे में कुछ जानना और उसके अंदर की बुराई को जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात यहाँ से है, यदि मैं उस बुराई को जानता हूँ तो दूर फिर क्यों नहीं करता। देखिए, एक बुराई इस बच्चे ने लिखा है, मुझे ना नाम पता है, ना क्लास पता है, जानने का आवश्यकता भी मुझे नहीं है, बस ये बुराई इनके अंदर क्या था, मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये बहुत बड़ा मालूम है क्या चीज़ है, एक बुराई है। सेकंड है, मैं मोबाइल चलाती हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। आज मैक्सिमम बच्चों को मोबाइल की लत से बिगड़े बच्चे हैं और उनको पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तीसरा, मैं घर पर रहती हूँ और ज़्यादा स्लीप करती हूँ। ठीक है, ये तीसरा इनका बहुत बड़ी बुराई है। चौथा है, मुझे रील्स देखना बहुत अच्छा लगता है।
सच में इन्होंने अपने अंदर की बात बोली है और सब के सब ये सच्चाइयाँ हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैक्सिमम बच्चों को देखने को ना मिले। इनको गुस्सा बहुत आता है, दैट्स इनफ, ये सबके अंदर है। ठीक है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना आज तो हर एक बच्चे का एक पहला पसंदीदा है। दूसरा, ज़्यादा नींद लेना ये भी है, और ज़्यादा रील्स देखना। आइए अब मैं यहाँ पे एक एक करके बात करता हूँ। इन चारों पे मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। देखो, मुझे रील्स देखना बहुत अच्छा लगता, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। खूब ध्यान से समझिएगा, क्लास जो भी बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चा रील्स में आदी है। चाहे वो इंस्टा का रील्स हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे स्नैपचैट का हो, सब लोग मालूम है रील्स देखते हो। याद करना क्लास जितने बच्चे बैठे हो, रील्स में आती हुई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो या फिर हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं जो रील्स बना के डालते हैं। आप जब रील्स देखते हो ना तो उनके बारे में सोचते हो, अरे देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, अरे देखो ना वो कितना अच्छा मालूम है डांस कर रहा है, अरे देखो ना वो कितने अच्छे से मालूम है एक्टिंग कर रहा है, और देखो इसका आवाज़ कितना अच्छा है। याद करना, रील्स देखते समय आप उसके बारे में सोचते हो वो कैसा कर रहा है। कभी आपने अपने बारे में सोचा मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कभी अपने बारे में सोचा मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? विश्वास मानो, ज़िंदगी किस काम की है, क्यों आए हो? अपने बारे में सोचने का फ़र्ज़ आपके अंदर नहीं है तो दूसरे के बारे में सोच के हम क्या कर सकते हैं? तो एक पॉइंट याद कर लो, हमेशा अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोच के कुछ याद करने का प्रयास करो कि मालूम है जिस दिन से तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना उस दिन कामयाब हो जाओगे। तो ध्यान देना, ये रील्स देखना अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है आप देख सकते हो, क्योंकि रील्स क्या है, वो दूसरे का है। अब उसके बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ दूसरे के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचना आरंभ कर दो बेटा। सेकंड देखो, मैं सोती बहुत हूँ। अब ये सोने का बीमारी क्या है पता है? बायोलॉजी में लेके आऊँ ना तो बायो में एक आपका फंगस है जिसका नाम आपका ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा की वजह से हमको नींद बहुत अधिक आती है। सेकेंड चीज़, अब सोने के लिए हमको क्या करना है, सोना क्यों हमको अधिक आता है, इसके पीछे की कहानी ये है ना, जब हम दिन भर जगते हैं, दिन भर बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर लिया और रात को नींद मैंने बहुत अच्छे से नहीं लिया, अगले दिन तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। और यदि आपके बॉडी में, बायो के परिपेक्ष से चलूँ मैं, यदि आपके बॉडी में ना ब्लड की कमी है तो आपको नींद बहुत आएगी, और आप बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आपको नींद बहुत आएगी। एक चीज़ और, मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जस्ट यहीं पर, ध्यान दीजिएगा। आपकी बॉडी में यदि ब्लड की कमी है ना, कैसे पता करें ब्लड हमारे बॉडी में कमी है, कैसे पता कर लें? तो मैं 2 रीज़न बताता हूँ, आप पता लगा सकते हो कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी है। कैसे? तब आपको एहसास हो जाएगा हमको नींद तब वहाँ पे ज़्यादा आती है। कैसे? पहला, आप बैठे बैठे रहो, अचानक उठो, पैर में झंझनाहट आ रही हो, ठीक आ रही हो, तो वहाँ पे हम ब्लड की कमी फील करते हैं। सेकेंड चीज़, आप बैठे बैठे रहो, अचानक उठो, आँख के सामने अंधेरा आ जाता है, ये भी आपके पास ज़रा ध्यान देना ब्लड की कमी है। और तीसरा सबसे अहम रोल याद करना, क्या चीज़ बेटा? ब्लड की कमी होने का ये डॉक्टर्स यूज़ करता है किसी को बताने में। यदि आपके आँख के सामने, आँख के नीचे यहाँ पर गड्ढा दिखता है ना, गड्ढा, तो ध्यान देना उसको हम कहते हैं बेटा वहाँ पे आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे यदि ये सारी रीजन्स हैं तो पता है आपको नींद ज़्यादा आती है फिर। ठीक है, चलो उसके अलावा मुझे गुस्सा बहुत आता है। देखो, जब आपके अंदर ना ब्लड की कमी है तो गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स था। एक चीज़ और, ये जिन बच्चों ने लिखा है ऐसे ही इनका मैंने पढ़ा, और ज़रा एक बच्चे ने इधर लिखा था अच्छा खासा, खर्चा बाबू, देखो इस बच्चे ने लिखा है, इसके अंदर की 5 बुराइयां क्या हैं। इन्होंने लिखा है मैं बहुत आलसी हूँ। सेकंड है मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तीसरा, मैं अपना ज़्यादा समय दोस्तों को देता हूँ। मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता। याद कर लो, देखो सीरियस बोलने का बात ये करूँ ना,
यदि आपके अंदर ये सारी बुराइयां हैं, जब आप सभी लोग इन बुराइयों को जानते हो तो फिर दूर क्यों नहीं करते हो? अपने आप से क्वेश्चन तो पूछो ना, बैठ के क्वेश्चन पूछो। जब आप अपने अंदर की इन बुराइयों को जानते हो तो दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? आखिर क्या आपके अंदर की कमी है? आपके अंदर की किस चीज़ की कमी है कि कभी आप इसको दूर करने का प्रयास नहीं करते हो? मैं अब लास्ट टाइम में चल रहा हूँ, 5 मिनट बोलने के बाद फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करके इस क्लास को मैं फिनिश करता हूँ। फिर हम लोग एक फ़ोटो एक फ़ोटो शूट करेंगे आपके साथ, नेशनल एंथम करके इस क्लास को ओवर कर लेंगे। आइएगा सही बच्चे, अब लास्ट में चलेंगे 5-10 मिनट मेरे साथ, एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक शपथ लेंगे, फिर हम लोग इस क्लास को ओवर करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों का एक काम था यहाँ पे, काम यही था, बिना लक्ष्य का वो बच्चा जो यहाँ बैठा है ना, बिल्कुल बेकार है, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और आप अपने अंदर पहले एक मोटिवेशन लेके आओ, एक अपने अंदर ज्ञान का अलख जलाओ कि मुझे करके दिखाना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, एक जुनून पैदा कर सकते हैं। यदि आप अपने माता पिता के आंखों में ना खुशी के आंसू लाना चाहते हो तो सभी बच्चे अपना एक गोल निर्धारित करो, पहला काम। सेकंड चीज़, उस गोल को पाने के लिए ना जी जान लगा दो, रात दिन एक कर दो। और तीसरा, आप जिद्दी बनो, क्योंकि इंसान मालूम है दुनिया में वही इतिहास रचता है जो जिद्दी होता है। जिद्दी में आप कितने भी एग्जाम्पल लेके चले आओ, MC मैरी कॉम जिद्दी निकली और पूरे भारत की ना एक बहुत बड़ी मुक्केबाज बन के निकल गई, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम बस एक मालूम है मछुआरे का लड़का था, आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। ये सत्या नंडला को देखो, एक बेंगलुरु से निकला हुआ छोटा सा लड़का आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। सुंदर पिचाई जो आज बेंगलुरु से निकला हुआ एक लड़का आज गूगल का CEO है। ऐसे लोगों को कैसे भूल सकते हो बेटा, जब मालूम है हमेशा मेहनत से कुछ करके दिखा सकते हैं। तो कुछ करने का प्रयास करो सभी लोग, और आप अपने अंदर जितनी भी बुराइयां लिखे हैं ना, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास कीजिए सभी लोग।